हम लोग नीति शास्त्र की विषय वस्तु पढ़ रहे हैं। और अभी भी इसका आधारभूत क्लास ही चल रहा है, जिसमें मैं कुछ शब्दावलियों से आप लोगों को परिचित करा रहा हूँ। तो आज कुछ नई शब्दावली पढ़ेंगे। पहली शब्दावली है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत आप सुनते हैं, ये क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? भेदभाव क्या है? इसके दो पहलू हैं, दो तरीके का भेदभाव होता है। पहला होता है नकारात्मक भेदभाव और दूसरा होता है सकारात्मक भेदभाव। राज्य जो है, राज्य भी भेदभाव करता है, स्टेट भी भेदभाव करता कि नहीं करता? आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो आप लोगों को एक आरक्षण सिस्टम से ले जाएगा, रिजर्वेशन सिस्टम से ले जाएगा। तो राज्य का डिस्क्रिमिनेशन है कि आपके 115 नंबर आ रहे हैं और आपका चयन नहीं हो रहा, किसी के 80 नंबर आ रहे हैं और उसका चयन हो जा रहा है। लेकिन राज्य कैसा भेदभाव कर रहा है? सकारात्मक भेदभाव। तो हम भेदभाव को समझेंगे कि भेदभाव क्या है ना। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं। अगला टर्म्स है आपका सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल क्या है? सामाजिक पूंजी। यदि इसको कोई परिभाषित करने के लिए आपसे कहे तो कैसे इसे परिभाषित करेंगे? ठीक है। इसके बाद अगला है आपका सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवाएं क्या हैं? इथिक्स में ये सारी चीज़ें समय समय पर पूछ रहा है, सामाजिक सेवाएं क्या है। बात है कि आप ये जानते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, लेकिन इनको परिभाषित करना अपने आप में थोड़ा जटिल हो जाता है। अगला टर्म्स है सामाजिक मानदंड, सोशल नॉर्म्स क्या है? सामाजिक मानदंड ये क्या है? ठीक है। ऐसे करके कई सारी शब्दावलियां हैं, देखते हैं आज कितनी होती हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए भेदभाव। अब भेदभाव के बारे में पहले आप बताइए, भेदभाव क्या है? बताइए। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? बताइए। भावनाओं से किया गया। कैसे? एग्जाम्पल दीजिए। वेरी गुड। इन्होंने कहा कि भावनाओं से किया गया। भावना, ये थोड़ा सा शब्द इन्होंने सही नहीं चुना है। भावना की जगह शब्द चुना जाता पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह कैसे बनता है? अनुभव से बनता है, एक्सपीरियंस से बनता है, या फिर समाज के मानदंडों से बनता है, सामाजिक मानदंडों से बनता है, मानदंडों से बनता है, या फिर आपके परिवेश से बनते हैं पूर्वाग्रह। जिस परिवेश में आप रह रहे होते हैं, कोई परिवेश है जहाँ पर महिलाओं, जैसे जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ पर महिलाओं की क्या स्थिति है, पिता आपके क्या सोचते हैं अपने माँ को लेकर के, आपकी बहन को लेकर के, कैसे उस पर, तो वैसे ही आपके पूर्वाग्रह आने वाले समय में आपकी पत्नी के लिए बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? है ना। घर में यदि प्रथा हो कि महिलाएं घूंघट में ही रहेंगी तो वो प्रथा आगे फिर कैरी फॉरवर्ड होती है। फिर बड़ा मुश्किल होगा कि आपकी वाइफ है और वो कहे मुझे जीन्स पहनना है। मुश्किल होता है, आप खुद बताइए। कई बार होता है, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं, नए नए चीज़। हो सकता है जिस परिवेश से आपकी वाइफ आई हो उसका परिवेश दूसरा रहा हो, जहाँ पे ओपननेस है, खुलापन है। लेकिन मुद्दा ये हो गया कि आपको हो गया, है ना, आपकी अरेंज मैरिज ना होकर लव मैरिज हो गई। अब वो अपने नॉर्म्स आपके ऊपर डाल रही, लेकिन आपके घर के मूल्य कुछ अलग हैं, वैल्यू कुछ अलग है, मर्यादाएं कुछ अलग हैं। महिलाएं साड़ी ही पहनेंगी। तो क्या हो गया? आप एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और आप देख रहे हैं कलह के कारण भी पूर्वाग्रह ही है। तो आप क्या करेंगे? एक डिस्क्रिमिनेशन करना चालू कर देंगे, भेदभाव करना चालू कर देंगे। चालू करेंगे? नहीं चालू करेंगे? ठीक। तो भेदभाव का सबसे बड़ा कारण होता है पूर्वाग्रह। जब हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं तो लिखिए इसके बारे में। लिखिए, भेदभाव के दो पक्ष हैं। सबसे पहले ये लिखिए, भेदभाव के दो पक्ष हैं। पहले मैं नकारात्मक लिखवाऊंगा, फिर सकारात्मक में आऊंगा। भेदभाव के दो पक्ष हैं। तो नकारात्मक में लिखिए, पूर्वाग्रह आदि के कारण पूर्वाग्रह आदि के कारण किसी व्यक्ति, पूर्वाग्रह आदि के कारण किसी व्यक्ति
किसी व्यक्ति, समुदाय, संगठन, किसी व्यक्ति, समुदाय, संगठन आदि के प्रति किया गया अनुचित व्यवहार। समुदाय, व्यक्ति, संगठन आदि के प्रति किया गया अनुचित व्यवहार, किया गया अनुचित व्यवहार। क्या है अनुचित व्यवहार? पूर्वाग्रह है, ठीक है। अनुचित व्यवहार, ठीक है। नकारात्मक भेदभाव है, अनुचित व्यवहार नकारात्मक भेदभाव है। नकारात्मक भेदभाव है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके अंदर एक पूर्वाग्रह हो क्षेत्रीयता को लेकर के, है ना। जैसे बिहार से कोई व्यक्ति आए और बिहार के प्रति एक पूर्वाग्रह है कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं। जैसे कोई नॉर्थ ईस्ट से कोई व्यक्ति आए, उसको लेके पूर्वाग्रह है कि कोई ऐसे होते हैं। कोई जेएनयू का स्टूडेंट मिल जाए और आपके दिमाग में पूर्वाग्रह बना हो कि ऐसे होते हैं, समझ रहे हैं। पूर्वाग्रह ऐसे ही बनते हैं, कहीं के किसी के बारे में, या धर्म को लेकर के आपको कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति मिल जाए, आपका पूर्वाग्रह बना हो कि इस धर्म के लोग होते ही ऐसे हैं। जब ये पूर्वाग्रह होगा तो क्या होगा, आपको जब मौका मिलेगा, मान लीजिए आप एक बोर्ड में बैठे हैं जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, पहले से ही आपने मन में मनसा बना रखी कि ये कम्युनिटी ऐसी ही होती है, ये लोग होते ही ऐसे हैं, तो ऐसे में आप डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे, उसे बाइकआउट कर देंगे, योग्यता होने के बावजूद भी उसका नहीं होगा। यही हो रहा है ना। तो एक प्रशासक को पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए, सबसे पहली शर्त ये है, ठीक है। तो लिखिए इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे जाति भेद, जाति भेद। अब जातियों को लेके पूर्वाग्रह बन जाए आपका कि ब्राह्मण जो होते हैं सबसे योग्य होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बड़ा सम्मानजनक उनका बनाया गया है ऐसा पूर्वाग्रह, है ना। चाहे आप जितने भी साहित्य पढ़िए, हमारे पुराण पढ़िए, हर जगह पे यही चीज़ बनाई गई है, ठीक। क्षत्रियों को लेकर एक बनाया गया है कि अभी भी होता है ना, ठाकुर है, चौहान है, उससे कोई जल्दी भिड़ता नहीं है, भाई ठाकुर है, पहले से पूर्वाग्रह बना है। हम दबाते किसे हैं? जिसके प्रति आपका पूर्वाग्रह बना हुआ है कि ये दब जाएगा, इसकी नहीं सुनी जाएगी, ऊपर तक इसकी बात नहीं है, इसकी पकड़ नहीं है, तो आप उसे क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन यहीं से चालू होता है। समझ रहे हैं बात को। अभी कोई एक बच्चा हो जो भिखारी टाइप का हो, एक पर्सन हो वेल सूटेड हो, आपको यदि मौका मिलेगा तो आप पहले उसे कहेंगे हटो, कहाँ गए। शादी में जब घुसते हैं लोग तो मैं ही हूँ, गंदे कपड़े में जाके पहुँचूँ तो भगा देंगे। पूर्वाग्रह कि यहाँ पे यदि कोई आया है तो वो इसी तरीके से आएगा, समझ रहे हैं। तो हर जगह पे परसेप्शन जो होता है वो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। पहला जाति भेद, दूसरा लिंग भेद, लिंग भेद, नस्ल भेद, नस्ल भेद। एक और पूर्वाग्रह है भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म बोलते हैं इसे, है ना, भाई भतीजावाद। इससे भी डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, भाई भतीजावाद है। आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, भाई भतीजावाद है। हर जगह नेपोटिज्म है, कोई ऐसी जगह आपको मिलेगी नहीं जहाँ पे भाई भतीजावाद ना हो। अगला तरफदारी। आप जब तरफदारी करने लगते हैं, तरफदारी आदि आदि, तरफदारी आदि। जबकि अब दूसरा लिखते हैं हम सकारात्मक भेदभाव। ये हो गया नकारात्मक भेदभाव के बारे में। दूसरा लिखिए जबकि किन्हीं कारणों से सामाजिक, जबकि किन्हीं कारणों से सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हित में विशेष प्रावधान करना, हित में विशेष प्रावधान करना सकारात्मक भेदभाव है, सकारात्मक भेदभाव है, सकारात्मक भेदभाव है।
जबकि किन्हीं कारणों से सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हित में कुछ विशेष प्रावधान करना सकारात्मक भेदभाव है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या क्या हो सकते हैं इसमें। जैसे किसी विशेष पद, जैसे किसी विशेष पद, स्थिति, किसी विशेष पद, स्थिति, महत्ता, महत्ता, उपयोगिता, महत्ता, उपयोगिता आदि के कारण व्यक्ति, संगठन, देश आदि के कार्य को संगठन, देश आदि के कार्य को, आदि के कार्य एवं व्यवहार, ये लिखिए, आदि को कार्य एवं व्यवहार, देश आदि को कार्य एवं व्यवहार में वरीयता देना, कार्य एवं व्यवहार में वरीयता देना या विशेष महत्व देना, विशेष महत्व देना भेदभाव कहलाता है। इसको एक शब्द और यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं हम अधिमानी बर्ताव। लिख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, शब्दों के साथ खेलता है। यदि अधिमानी बर्ताव भी कहीं पे लिखा आता है तो भेदभाव ही है। बर्ताव, अधिमानी बर्ताव, ये भी आपका भेदभाव है। कभी ये शब्द आता है तो ध्यान रखिएगा। सकारात्मक भेदभाव में, आगे लिख लीजिए, सकारात्मक भेदभाव में समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त करने, समाज के पिछले वर्गों को सशक्त करने, उन्हें प्रतिस्पर्धा के स्तर तक लाने, समाज के पिछले वर्गों को सशक्त करने एवं एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं बोलना, ना कभी लिखना है, ठीक है। जब भी कभी यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हों या फिर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हों तो कभी भी आप आरक्षण के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप इसके विपरीत नहीं जाएंगे, ठीक है। इसको आपको सकारात्मक भेदभाव के तौर पे देखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को, आपको प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल बनना है। संवैधानिक आचरणों, संविधान ने उसको, अब कई बार क्या होता है, राज्यपाल का पद है मान लीजिए, आपको पता है कि राज्यपाल के पद का दुरुपयोग होता है। कई मामलों में हम देखते हैं सरकारों को गिराने में, सरकारों को बनाने में राज्यपाल भी जिस पार्टी केंद्र में बैठी होती है वो पार्टी उसका कार्य करती है, ट्रांसफ़र किए जाते हैं नए राज्यपाल का सृजन। तो ऐसे में आपको यदि पूछा जाए कि क्या राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना चाहिए या फिर, तो क्या आपका इसमें परसेप्शन क्या होना चाहिए? जो चीज़ प्रो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ने राज्यपाल के पद का सृजन किया है तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ये काम आपका नहीं है, ये काम पार्लियामेंट का हो सकता है, ये काम संसद को करना है। आपका काम क्या होना चाहिए, उसकी जो खामियां हैं उन खामियों को आप बता सकते हैं बस। तो आरक्षण के को भी आपको उसकी खामियां बताना है और उन खामियों को दूर करने के उपाय बताना है, ना कि आप उसके बिल्कुल विपरीत खड़े हो जाइए, क्योंकि आप भरे भराए बैठे हो। आपके मन में तो उसको लेके बिल्कुल ये लग रहा है कि बस क्योंकि आप उसके शिकार हो आरक्षण के, आपका एक बहुत बड़ा रोल है, तो कहीं ना कहीं उसको गलत नहीं ठहराना आपको। यदि धर्म को लेकर के भी आपके साथ कोई ऐसा अनुभव है तो आपको उसको भी प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको संवैधानिक मूल्यों को मानना है। एक प्रशासक के अंदर संवैधानिक मूल्य होने चाहिए। आपका संविधान कहता है पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, आपको सेकुलर होना चाहिए। तो आपके दिमाग से पूर्वाग्रह खत्म हो जाने चाहिए जितने भी। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, नहीं तो जानते यूपीएससी में हर साल बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, हर बार उनका पीटी क्वालिफाई होता है, मेंस क्वालिफाई होता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में क्यों नहीं आता?
जब आप इंटरव्यू बोर्ड के पास जाओगे, इसीलिए इंटरव्यू का प्रावधान रखा गया है। जितने भी ए ग्रेड बी ग्रेड ऑफिसर रैंक की पोस्ट हैं, सब में इंटरव्यू का प्रावधान क्यों रखा गया है? ताकि आपको अपने सामने बैठा करके, इंटरव्यू का मतलब क्या, आपके अंदर झांक कर देखना कि आप वास्तव में क्या इस पद के लिए योग्य हैं या नहीं हैं। यदि आप नहीं हुए और उन्हें लग गया आपके विचारों और बातों से कि आप संवैधानिक मूल्यों में जा करके इनके साथ छेड़छाड़ कर देंगे, फिट नहीं बैठ पाएंगे, तो बिल्कुल आपके रिजेक्ट कर देंगे आपको। रिजेक्ट का मतलब ये समझिए, आप जितनी बार भी एग्जाम देंगे, हर बार आप पीटी मेंस तो क्वालिफाई करेंगे लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आएंगे। क्यों? वो सीधा नॉट फिट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। एक बार आपने लिख दिया तो फिर कभी आप सिलेक्ट ही नहीं होंगे। हर बार 2-4 बच्चों के साथ पक्का होता है। तो कभी भी धर्म के खिलाफ आपको कोई जहर नहीं उगलना क्या, मैं कहता हूँ पूर्वाग्रह से हटना ही है, ये चीज़ अंदर से लाओ। आप आरक्षण के खिलाफ नहीं बोलेंगे कभी भी, क्योंकि ये संविधान ने बनाया है। हाँ, जो बोलना है आपको, ये चीज़ को लेकर के अपने आप को आत्मसात भी करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा, आपको लगे यार बड़ा एजुकेटेड है, सब कुछ है, हर बार इतनी बार पीटी मेंस, वो उसी दायरे पे आते हैं। कभी उनसे बात करिए, भरे भराए बैठे हैं। वो चीज़ आपने यदि बोर्ड के सामने बोल दी ना, बोर्ड को समझ में आ गया कि यदि ये आएगा तो इसके अंदर से ये जहर कभी ना कभी निकलेगा, जो कि देश के खिलाफ है। बिल्कुल सही बात है। जो संविधान ने बनाया, ये काम पार्लियामेंट का, हमारा नहीं है। देखो सीधी साफ सी बात, सिविल सेवा में आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको संविधान के मूल्यों के खिलाफ जाकर के काम नहीं करना। आप कार्यपालिका बनने जा रहे हो, आप विधायिका तो बनने नहीं जा रहे हो। तो जब विधायिका बनने नहीं जा रहे तो विधायिका की बात क्यों करोगे आप? आपको कानून बदलने की तो पावर है नहीं। जो विधायिका बना के इम्प्लीमेंट करना है, विधायिका ने कहा कि ये चीज़ है तो मानिए, उसे इम्प्लीमेंट करना है। वो चीज़ दिखना चाहिए आपके कार्यों में, आपकी सोच में, आपके, वो चीज़ आपको आत्मसात करना है। दिमाग में बैठा लिए, प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल आपको बनना पड़ेगा, प्रो गवर्नमेंट बनना पड़ेगा, प्रो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनना। आपको कोई विचारधारा नहीं लानी है, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना। अब कृषि कानून है, इसकी बहुत सारी खामियां और ये हो सकती हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कि भारत सरकार के खिलाफ ही जहर उगलने लग जाएं। आप बीजेपी मत बन जाइए, आप कांग्रेस मत बन जाइए, लेकिन आप कोई भी यदि कानून आ रहा है, यदि वो सरकार लेके आ रही है तो सरकार के कुछ पक्ष होंगे, ब्यूरोक्रेट्स ने बैठ करके उसे बनाया है, पॉलिसी मेकर ने उसे डिजाइन किया है, तो कुछ सोचा होगा उसको लेकर के। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2022 तक हमें किसानों की आय को दुगना करना है, ये लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। तो उसको लेकर के वो कारपोरेट सेक्टर को लेकर के ध्यान में रख रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पक्ष को भी आपको समझ के रखना है, इसलिए कभी सरकार के खिलाफ भी मत हो जाइएगा। तो ना हमें संविधान के खिलाफ बैठना है, ना हमें सरकार के खिलाफ बैठना है। समझ रहे हैं? हमें देश का प्रो, आपको नेशनलिज्म होना है, राष्ट्रवादी बनना है, मतलब राष्ट्र के खिलाफ भी आपको नहीं जाना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अपनी क्षेत्रीयता के खिलाफ भी नहीं जाना है। जैसे जिस क्षेत्र को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे मान लो आप यूपी से हो, आप बिहार से हो, आप झारखंड से हो, आप छत्तीसगढ़ से हो, आपको अपने राज्य से भी उतना ही प्यार करना है, किसी के खिलाफ नहीं जाना। हर चीज़ में कमियां होती हैं, अच्छाइयां हैं, हर चीज़ में बुराइयां हैं, लेकिन जब आप खिलाफत करने लग जाते हैं तो वहाँ से रवैया बदल जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है। तो प्रशासन खिलाफत का नाम नहीं है, प्रशासन सॉल्यूशन का नाम है। हमेशा आपको समाधान को लेकर के खड़ा रहना है और कमियों को बताना है, समाधान लेके बैठना है। और हमेशा किसी चीज़ में लगातार कमियां भी नहीं निकालनी। और ये कब नहीं होगा? जब आप पूर्वाग्रहों से ख़त्म कर दोगे, अपने दिमाग से परसेप्शंस ख़त्म कर देना है। ठीक है? संविधान निर्माता यदि संविधान बनाने बैठते और पूर्वाग्रहों से भरे होते तो कितना घटिया संविधान बनता देश का, है ना? अंग्रेज यही कह रहे थे कि भारत की संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है यहाँ। लेकिन यदि संविधान सभा को हिंदुओं की एक बहुत बड़ी सभा बोले तो फिर मुस्लिमों के लिए कोई प्रावधान नहीं होता, अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रावधान नहीं होता। यदि वो उसको हम सवर्णों की सभा बोलते तो फिर आरक्षण जैसी व्यवस्था नहीं होती। हुआ ना सब कुछ। आज ऐसा संविधान, यदि पुरुषवादी सत्ता की बात करते, क्योंकि संविधान सभा में महिलाएं थी ही कितनी, महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं होती, बच्चों के अधिकारों की बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने खुले विचारों से एक प्रगतिशील संविधान दिया है जिसने देश को 70 साल तक लेकर के आ गया और समय के साथ बदलता रहा और समय के साथ बदलता रहेगा, लोकतंत्र को मजबूत करता चला गया। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है ना? अभी नया संसद भवन बन रहा है तो क्या पुराने का महत्व खत्म हो जाएगा? है ना? नई चीज आ जाने से पुराने का महत्व तो खत्म नहीं हो जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ ये है कि पूर्वाग्रहों से बचना है। जो आपके खुद के परसेप्शंस हों, आपके अनुभव हैं, उनको थोपिएगा मत कभी भी। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कहाँ पे हैं हम?
सकारात्मक भेदभाव से समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त करने, उन्हें प्रतिस्पर्धा के स्तर के तक लाने के लिए उनके हित में कुछ विशेष आचरण किया जाता है। उनके हित में कुछ विशेष आचरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? अच्छा, ये विशेष आचरण, इसका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? समानता, बराबरी की बात करना। और बराबरी तभी होगी, मान लो कोई रेस है और उस रेस में कोई जिसके पैर ठीक हो और कोई दिव्यांग हो, तो दोनों को यदि दौड़ाया जाए तो क्या सही रेस है? वो सही मानक निर्धारित किए गए हैं। क्या होने चाहिए उसके मानक रेस के? ये मानक हो सकते हैं कि जिसके पैर सही हैं उसको 10 चक्कर लगाने हैं, और जिसके पैर सही नहीं वो एक ही चक्कर लगाएगा, जो पहले पहुंचेगा वही। हाँ, है ना? तो हमें ये चीज़ को ध्यान में रखनी है। अब आपको लगे नहीं इसको 1 मुझे 10, नहीं भाई, अंतर है दोनों में। हमें घोड़े और गधे को साथ में नहीं दौड़ाना, बल्कि ऐसे क्राइटेरिया बनाने हैं कि दोनों बराबर ही हो जाए। ठीक है, यही संविधान ने कार्य किया है। तो अब लिखिए, अगला आगे लिख लीजिए, विशेष आचरण का। नहीं, विशेष आचरण का गोल क्या है? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ताकि समाज को न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके। सामाजिक न्याय क्या होता है मैंने लिखवाया है, बताया आपको। दूसरा क्या हो सके? समावेशी विकास हो सके, विकास तब सब तक पहुंच सके। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति विशेष की धरोहर बन जाए। नहीं तो आज इस देश में कोई चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता, पॉसिबल नहीं था। कोई बैकवर्ड क्लास से SC ST कैटेगरी से आके भारत का राष्ट्रपति नहीं बनता, पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। रामनाथ कोविंद कभी नहीं बन पाते। आज एक दलित बैठा हुआ है समाज का सबने निम्न तक, भारत का प्रेसिडेंट। बहुत गौरव की बात है, यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमने ये संविधान की जीत है इस बात में। समझ रहे हैं बात को? इस चीज को हमें हमेशा सर्वोपरि रखना है। तो लिखिए, उचित आचरण, विशेष आचरण किया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास, इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति और बंधुत्व की अवधारणा को साकारित करना है। बंधुत्व की अवधारणा को साकारित करना है। जैसे सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को विशेष सुविधाएं देना। तो ये क्या हो गया आपका? भेदभाव या अधिमानी बर्ताव। क्लियर? अब यदि आएगा तो आप लिख सकते हैं, अब यदि आएगा तो आप लोग कहीं पर बोल भी सकते हैं। ठीक है, हमें किस तरीके के भेदभाव से बचना है? नकारात्मक भेदभाव से। किस तरीके के भेदभाव को अपनाना है? सकारात्मक भेदभाव को। अगला लिखिए, अगला टर्म्स है आपका सामाजिक पूंजी। बताइए भाई, सामाजिक पूंजी क्या है? अब ये शब्द अपने आप में समझना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक पूंजी आप नहीं लिख पाएंगे। सोशल कैपिटल क्या है? कैसे सामाजिक, समाज को एक पूंजी में कन्वर्ट करना है। कैसा समाज एक पूंजी बन जाएगा? समाज को हमें कैपिटल समझ बनाना है। जैसे कि मैं एक शब्द अब आसानी से समझेंगे आप, मानव पूंजी, मानव संपदा, ह्यूमन रिसोर्स। कैसा मानव पूंजी कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। सबसे पहले उसके मूल्य अच्छे हों। क्या आतंकवादी को हम एक मानव पूंजी कहेंगे?
नहीं कहेंगे ना। सबसे पहले वो जिस राष्ट्र में रह रहा हो उस राष्ट्र के प्रति उसकी श्रद्धा हो, उस राष्ट्र के प्रति समर्पण हो, राष्ट्र के लिए त्याग की भावना हो, तो पहले राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होने के लिए उसके वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। मैं कह रहा हूँ आप बहुत स्किल्ड हैं। स्किल्ड व्यक्ति मानव पूंजी नहीं होता है। गलत दिशा में कोई डॉक्टर था, चीन के वुहान में बैठ करके लैब में काम कर रहा था, कोरोना वायरस बना दिया, वो मानव पूंजी है। उसने कहां पे यूज किया अपने ब्रेन का? आपने एक मूवी देखी होगी क्रिस, है ना? क्रिस में दो आपने चीजें देखी। एक व्यक्ति था जो समाज के लिए कुछ काम कर रहा था, उसका ब्रेन, उसमें वो दिखाया गया कि एलियंस आए, किसी को एम्पावर्ड कर गए, लेकिन एक का उद्देश्य क्या था, दूसरे का उद्देश्य क्या था, अल्टीमेट गोल क्या है आपका, तब आप रिसोर्स कहलाएंगे समाज के लिए। नहीं तो आप रिसोर्स नहीं हैं, आप तो समाज के। बहुत सारे लोग हैं जो, आपने सुना नोबेल प्राइज दिया जाता है, कारण क्यों है उसका नोबेल प्राइज देने का? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की, और वो डायनामाइट समाज को विनाश करने के लिए है। उससे क्या भला होगा समाज का, बताइए, डायनामाइट से? तब उन्होंने कहा कि मैं शांति का नोबेल प्राइज दिया जाएगा। तब जाके नोबेल प्राइजेस का जन्म हुआ कि हम चिकित्सा पे नोबेल प्राइज देंगे, हम अर्थव्यवस्था पे नोबेल प्राइज देंगे, हम भौतिकी और रसायन पे नोबेल प्राइज देंगे। क्यों? क्योंकि ये मानव समाज मानवोन्मुखी होनी चाहिए, जनोन्मुखी होनी चाहिए। भारत के द्वारा जितने भी शस्त्रीकरण किया गया भारत के द्वारा, वैसे हमारी विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या है, निशस्त्रीकरण की है, वैश्विक शांति की है। जब सब कुछ है तो हम अपना शस्त्रीकरण क्यों कर रहे हैं भाई? यदि हम बात करते हैं निशस्त्रीकरण की, तो हम अपना शस्त्रीकरण क्यों कर रहे हैं? हम क्यों राफेल मंगवा रहे हैं? हम क्यों परमाणु बम पे परमाणु बम बना रहे हैं? आत्मरक्षा के लिए नहीं, वैश्विक शांति के लिए। कल के दिन जब विश्व को जरूरत पड़ेगी तो भारत आके खड़ा हो जाएगा। आज भी भारत करता है ये काम। विश्व के जिन क्षेत्रों में अशांति है, यूएनओ में सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय जाते हैं। और भारत ने कहा है, जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी, उसमें कहा नो फर्स्ट यूज, हम पहला प्रयोग नहीं करेंगे। हम उन देशों के ऊपर प्रयोग नहीं करेंगे जिनके पास नाभिकीय शक्ति नहीं है। हम उन क्षेत्रों में प्रयोग नहीं करेंगे जहां पर मानव संपदा रहती है। तो जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी वो दिखाती है कि हमारा शस्त्रीकरण मानव कल्याण के लिए। सोच, हमारे पास पावर है, सब कुछ है, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी सोच क्या है? किसी को दबाने की नहीं, है ना? हमारी सोच है मानव कल्याण को लेकर, वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के, उस पे काम करने को लेकर के। तो जब हम इस सोच के साथ शस्त्रीकरण करते हैं तो हमारा उद्देश्य, यदि अब यही उद्देश्य क्या हो जाए, हम हिटलर बन जाए कि भैया हमें पोलैंड में कैप्चर करना है, हमें रसिया में कैप्चर करना है, हमें ब्रिटेन में कैप्चर करना है, हमें बदला लेना है। ब्रिटेन हमारे ऊपर 200 साल तक आक्रमण रह के गया, इतना शोषण करके गया, चलो अब ब्रिटेन को बना लिया परमाणु बम, एक छोड़ ही देते हैं, भर लेते हैं अपना पूरा। लेकिन नहीं, समझ रहे हैं बात को मेरी? बदले की भावना का नहीं होना ये दिखाता है कि हम निशस्त्रीकरण के समर्थक हैं। हम तो कह रहे हैं कि सब करो, हम भी कर देंगे तुरंत ही। एनपीटी पे इसीलिए हमने साइन नहीं किया, सीटीपीटी का यही इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि करो आप सब लोग। लेकिन आप बना के बैठे हो क्योंकि आपका इतिहास अच्छा नहीं रहा। इतिहास क्यों नहीं अच्छा रहा? आप साम्राज्यवाद में सबसे अग्रणी भूमिका में खड़े थे, जितने भी P5N5 है। समझ रहे हो बात को? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पूंजी कोई चीज तब बनती है जब उसके मूल्य अच्छे हों। उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? निरपेक्ष शुभ। निरपेक्ष शुभ बता चुका हूं क्या है ये। अंतिम लक्ष्य आपका कैसा होना चाहिए? सुख के लिए होना चाहिए, हैप्पीनेस के लिए होना चाहिए, जो सुख प्रदान करे। और सुख क्या है? प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस क्या है? आपकी नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जिससे आपकी जो नीड्स हैं उन नीड्स की पूर्ति हो, है ना? तो मानव संपदा आप हैं, अन्यथा आप नहीं हैं। ठीक? आपको क्या लगता है आतंकवाद? ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, काहे की मानव संपदा? जितने बड़े बड़े ये बैठे हुए हैं, कोई उद्योगपति ही है, यदि उसका लक्ष्य हो जाए कि मुझे, अब जैसे विजय माल्या, काहे की मानव संपदा? किस चीज का ह्यूमन रिसोर्स?
क्या सोच थी उसकी, परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, दूसरे भी तरीके हो सकते हैं, है ना। तो मानव संपदा की अब इसी को इम्प्लीमेंट करिए समाज। कैसा समाज? क्या कोई अराजक समाज, अराजक समझ रहे हैं, जहाँ पे अराजकता हो, जैसे कि मान लीजिए इराक और सीरिया का हिस्सा है, क्या वो समाज सामाजिक पूंजी में आएगा? सोशल पूंजी होगी वहाँ पे? या किसी समाज में भाईचारा है तो वो सामाजिक पूंजी बनेगा? बताइए, कहीं पे भाईचारा है वो सामाजिक पूंजी बनेगा कि कहीं पे अराजकता है वो सामाजिक पूंजी होगी? है ना। पहली चीज़ तो ये 3 चीज़ें आती हैं सामाजिक पूंजी पे, 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों से आप पूरी सामाजिक पूंजी को समझ पाएंगे। एक तरीके से समाज का एक नेटवर्क ही तो है, जिस नेटवर्क से आप जुड़े हुए हैं। आप एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जहाँ पे कई सारे लोग हैं आपके साथ, कुछ मित्र हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ परिवार के सदस्य हैं, आप खुद हैं, इस नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आप को और एक्सपेंड करते जाते रहे हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके मित्र बढ़ते चले जाते हैं, लोग मिलते चले जाते हैं, आपका एक लिंक बनता चला जाता है। तो समाज क्या है? एक नेटवर्क है और कुछ नहीं है। लेकिन इस नेटवर्क में 3 आयाम होने बहुत ज़रूरी हैं। 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए बॉन्डिंग। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? बॉन्डिंग। ये क्या है? समाज में जुड़ाव होना चाहिए। बिना जुड़ाव के सामाजिक पूंजी का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा क्या होना चाहिए? बताइए, कुछ खुद भी सोचिए, समाज को लेकर के आप क्या समझते हैं? बताइए। हाँ, ये तो है ही है। और बॉन्डिंग, ब्रिजिंग मतलब एक सेतु का काम करना चाहिए। समझ रहे हैं? समाज एक सेतु होना चाहिए जिसके माध्यम से आपका विकास होता चला जाए। आपके लिए एक पाथ होना चाहिए। ब्रिजिंग सेतु समझते हैं? जो आपके रास्ते को आसान कर दे। क्यों बनाए जा रहे हैं ब्रिज? क्यों बनाए जाते हैं? नदियों के ऊपर पुल क्यों बनाए जाते हैं? सुगमता के लिए ना। समाज का दूसरा अंग है ब्रिजिंग। पहले तो आपका जुड़ाव होना चाहिए, दूसरा आपका उससे आपका कार्य आसान होता जाना चाहिए, तब आप एक सोशल कैपिटल में रह रहे हैं, सामाजिक पूंजी में रह रहे हैं। तीसरा क्या है? लिंकेज, एक अनुबंधन होना चाहिए, एक समाज का दूसरे समाज के साथ जुड़ाव होना चाहिए, अनुबंधन होना चाहिए, तब जाके हम सोशल कैपिटल बनाते हैं, सामाजिक पूंजी का निर्माण करते हैं। ठीक है। समाज कई तरीके का हो सकता है, छोटा, कोई समाज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, धर्मों के आधार पर बटा हो सकता है, जाति के आधार पर बटा हो सकता है, कई आधारों पे बटा हो सकता है। लिखिए पहले इसको। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जाएगा, इसमें बहुत टेक्निकल टर्म्स का मैं प्रयोग करूंगा ताकि इस परिभाषा को आप कभी गड़बड़ाए ना। लिखिए सामाजिक पूंजी में सोशल कैपिटल। लिखिए किसी विशेष समाज में रहने वाले और काम करने वाले लोगों के बीच, मान लीजिए है हमारा समाज है, ठीक है, इस समाज में हम कितने लोग अभी बैठे हैं, है ना, इन सब को मिला करके हमारा एक समाज बना, एक क्लासरूम हमारा एक समाज है, ठीक है। यहाँ पे क्या कार्य है, किसका क्या कार्य है? मान लीजिए मेरा कार्य है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। मान लीजिए हम दोनों के बीच पहली बात बॉन्डिंग ही ना हो तो क्या कार्य अच्छे से चल पाएगा? क्या ब्रिजिंग ही ना हो? आपको यदि मेरे माध्यम से और मेरे को आपके माध्यम से आपका जीवन और मेरा जीवन सुगम ना बने तो कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए मैं लगातार पढ़ा के जाऊं, है ना, आप लोगों से ब्रिजिंग क्या है हमारा? ब्रिजिंग का रोल कैसे है? मैंने आपसे कुछ वैल्यू ली है, क्लास की ली है कि नहीं ली है? ये ब्रिजिंग का काम करता है। एक हमारा संबंध बन गया ताकि मैं अपना जीवन यापन कर सकूं, संस्था चल पाए, है ना। और आपका काम क्या हुआ कि आपको जिस उद्देश्य से आए हैं कि भाई ये चीज़ मुझे सीखनी है, करनी है, वो आपको यहाँ से मिल रहा है। यदि ये दोनों के बीच में संबंध टूट जाए तो धीरे धीरे रिलेशन खराब हो जाएगा और ये समाज टूट जाएगा, है ना। दूसरा चीज़ ये हुआ। तीसरी चीज़ लिंकेज का मतलब क्या है? अब हमें इस समाज को लिंक करना है दूसरे समाज के साथ, तीसरे समाज के साथ, चौथे समाज के साथ। ये लिंकेज है ना। तो समझिए इसको, लिखिए किसी विशेष समाज में रहने और काम करने वाले लोगों के बीच संबंधों का नेटवर्क
संबंधों का नेटवर्क, संबंधों का नेटवर्क, संबंधों का नेटवर्क जो समाज को प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाता है, क्या होगा वो? सामाजिक पूंजी। आसान शब्दों में इतनी लाइन भी आप बता देंगे तो ये सामाजिक पूंजी दिखेगा, जो समाज को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाता है। आपके लाइव ऑफलाइन बैच से एक स्टूडेंट हैं शक्ति ठाकुर, इन्होंने कहा है कि सर एक विकलांग व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति की टांग काट देना किस हद तक सही है, बताइए। गलत है। ये कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि राज्य ने आपके साथ क्या किया है, पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को रोक दिया है। आप ये कह रहे हैं कि हम में कैपेबिलिटी है, हम योग्य हैं, और दूसरा जो है वो कैपेबल नहीं है, तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने दिया जा रहा है और हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। 80 नंबर वाले का सिलेक्शन करा दिया जा रहा है और 110 नंबर वाले का नहीं करा है। क्यों? पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इन्होंने अभी समझा नहीं है रिजर्वेशन सिस्टम क्या है। अरे मुझे ये बताइए, आप और उसमें कितना अंतर है? वो व्यक्ति जिसको आपने शिक्षा के अधिकार से वंचित किया, ये वो व्यक्ति है कि नहीं है? बताइए। आपका इतिहास आपको पता है कि उस व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार नहीं था, आधारभूत सुविधाएं नहीं थी उसके पास, है ना? आपने उसको किस स्ट्रक्चर में खड़ा किया है? देखो यहाँ पे आर्थिक बात नहीं, यहाँ पे सामाजिक पैमाने की बात है, सोशल रिस्पेक्ट की बात है। आपको वो सारी चीज़ें मिली हैं, उसको वो चीज़ें नहीं मिली हैं, तो अंतर तो है ना आप लोगों के बीच। संविधान ये बात नहीं करता। संविधान तो ये कहता है कि जिस दिन हम इस अंतर को पाट देंगे उसी दिन ये सिस्टम खत्म। ये तो अंतर पाटने वाली बात है। हम वो सारी राज्य क्या करें, सारी आधारभूत सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करा दें, वो सोशल रेस्पेक्ट उपलब्ध करा दें, सारी चीज़ें दे दें। यदि आरक्षण व्यवस्था नहीं होती ना, ये देश फिर से विभाजित हो जाता। आप पूरा इतिहास उठा के देखोगे तो प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से होता है इस देश का। सिंधु घाटी सभ्यता में देखोगे एक विशाल सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? इस सभ्यता का घनत्व तो बहुत दूर दूर बिखरे हुए शहर हैं इसमें। आप कालीबंगन देखोगे कभी जाके, अभी मेरा एक एपिसोड आया था, देखा था आप लोगों ने, कालीबंगा की सभ्यता। तो कालीबंगन देखोगे और फिर धौलावीरा देखोगे तो दोनों के बीच में हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है कि नहीं है? गुजरात कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है, बनवाली हरियाणा में पड़ता है, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। कितना डिस्टेंस है इस सभ्यता के बीच में, लेकिन तारतम्यता और बराबरी एक ही है। एक ही जैसे यहाँ पे लिपाक्षर मिल रहे हैं, एक ही जैसे यहाँ पर लोगों का नगरीय जीवन है, एक ही जैसे यहाँ के जीवन जीने की पद्धति है, बराबरी देखने को मिल रही है। अचानक से वो सभ्यता खत्म हो गई। फिर अगली सभ्यता आई वैदिक सभ्यता, वो भी खत्म हो गई, टूट गई, बिखर गई महाजनपदों में, 16 महाजनपद बन गए। फिर इसके बाद मौर्य साम्राज्य, एक विशाल साम्राज्य भारत में देखने को मिला। चंद्रगुप्त मौर्य और उसके उत्तराधिकारियों ने भारत को फिर एकता के सूत्र में बांध दिया, फिर वो टूट गया। गुप्त काल के वंशजों ने आके फिर उसे एक कर दिया, फिर वो टूट गया। फिर भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, फिर भारत एक होना चालू हुआ, फिर भारत टूट गया। मुगलों ने फिर एक किया, फिर भारत टूट गया। अंग्रेजों ने फिर एक किया, फिर भारत टूट जाता। नहीं टूटा ना, संविधान ने बनाया ना इसे। यदि संविधान नहीं होता तो पक्का भारत टूट जाता, कुछ बचता ही नहीं, कुछ संभव ही नहीं था। और ये इतिहास है। जिन देशों में, पाकिस्तान ने अपना संविधान इतना मजबूत नहीं बनाया कि वो जिंदा रह सके बहुत दिनों तक। जो पाकिस्तान बना था संविधान के समय टूट चुका है, विखंडित हो चुका है। तो संविधान बहुत जरूरी होता है किसी भी देश और राष्ट्र के लिए। आधुनिक विचारों से हम लोग आज आधुनिकता की तरफ है ना, तो इस संविधान ने हमें एकता के सूत्र में बांध रखा है। आप यदि आरक्षण जैसी व्यवस्था का विरोध करेंगे, मैं सपोर्ट नहीं करना इस चीज़ का, ऐसा नहीं है, लेकिन इस चीज़ की नितांत आवश्यकता है कि यदि कोई भी काम, दूसरे की टांग नहीं काटना, हमें टांग नहीं काटना, टांग काटना सही उपाय नहीं है, बल्कि मानक बड़े कर देना। उसके मापदंड अलग हैं, इसके मापदंड अलग हैं। क्यों? दोनों की एबिलिटी अलग है, योग्यता अलग है। समझ रहे हैं ना? एक डिसेबल के लिए दूसरे को हमें डिसेबल नहीं बना देना।
उसे भी विकलांग नहीं बना देना, है ना, समाज को पंगु नहीं बनाना, बल्कि मानकों में परिवर्तन ला देना कि भाई तुम्हारी कैपेसिटी यदि इतनी है तो तुम इतना भागो, और तुम्हारी कैपेसिटी इतनी है तो तुम इतना भागो। हमारे यहाँ पे कैसी समता है? आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि की समता, लेकिन विधियों का समान संरक्षण की बात भी तो करता है। अब आप हैं ट्रैफिक में, आप देखते हैं कई बार आप फंस जाते हैं तो पीछे से यदि एम्बुलेंस आती है, आप कहने तुम भी खड़ी हो, तुम क्यों आगे निकल रहे हो? पुलिस की गाड़ी आके खड़ी हो, अब तो यह भी यहीं खड़ा रहेगा। तो पुलिस यदि कहीं जा रही हो, बेचारा वो किसी कहीं पे कहीं चोरी हो रही हो, कहीं पे कोई मर्डर हुआ हो, कहीं पे कुछ किया हो, अभी ट्रैफिक में फंसा खड़ा है, भाई अभी ट्रैफिक में, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? विधियों का समान संरक्षण, विशेष अधिकार के थ्रू उसे आगे निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? हमें विधियों का समान संरक्षण करना पड़ेगा, ये हमारे देश की आवश्यकता है इस समय। क्यों? हमारे देश में सब वर्गों की समानता नहीं है, कहीं पे एजुकेशन है ही नहीं, कहीं किसी को राइट्स ही नहीं मिल रहे हैं, कहीं किसी के पास संपत्ति है, किसी के पास संपत्ति नहीं है। क्यों लोग नक्सलवादी बन गए? किन्हीं की जमीनों को हथिया लिया गया, जल जंगल जमीन के उनके जो राइट्स थे उन्हें खत्म कर दिया गया। आप कभी स्कूल के बाहर नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको उस पीड़ा का अनुभव नहीं है। कभी आपको पानी पीने से रोका नहीं गया है, कभी आपको मंदिरों में प्रवेश से नहीं रोका गया है। अभी एक सीरीज आई थी, आश्रम सीरीज, आप लोगों ने देखा है? उसमें शुरुआत ही इसी चीज़ से होती है कि बारात निकल रही होती है, तो उसमें बारात का पहला रूल ये होता है कि यदि उस बस्ती से बारात आएगी तो दूल्हे को नीचे उतर के जाना पड़ेगा, ऊपर घोड़ी में बैठ के नहीं जा सकता। ये आपकी गरिमा को बढ़ाएगा, आत्मसम्मान को बढ़ाएगा? आपकी गरिमा किस चीज़ में बढ़ेगी? जब आपको बराबरी का हक मिलेगा, जो हक उसको है वो हक मुझको है, और नहीं तो समाज में विरोध की भावना आ जाएगी। तो कभी भी आरक्षण जैसे मुद्दे पर यदि ये नकारात्मकता लेके चलेंगे तो सही नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? हम कर क्या सकते हैं? जिसको नहीं मिला, अब कोई है भर पेट भोजन भरा हुआ है, कोई भूखा पड़ा हुआ है, प्राथमिकता किसे देना है हमें? जिसका पेट नहीं भरा पहले उसे प्राथमिकता देना है। राज्य यही कर रहा है, जिसका पेट भरा हुआ है उसका थोड़ा सा हिस्सा ले रहा है टैक्स के तौर पे। यदि आप ज़्यादा कमाओगे तो आपसे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। राज्य कहता है आप 10 लाख से ज़्यादा ऊपर कमाओगे तो आपको 30% का टैक्स स्लैब लग जाएगा। आप कहो कि नहीं, मैंने तो अपने दम पे कमाया है। राज्य कर क्या रहा है? आपके हिस्सों को लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसे दे रहा है। नहीं कहो मैं ही खाऊंगा, किसी और को नहीं दूंगा, तो ये सिस्टम सही नहीं है ना। और आपको मिल कहाँ से रहा है? राज्य से तो मिल रहा है सब कुछ। राज्य तो हर चीज़ के लिए आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा राज्य। राज्य ही आपको सब कुछ दे रहा है, राज्य के कारण ही आप जिंदा हो। यदि आप एक अराजक समाज में रह रहे होते तो ये भी सीरिया और IS की तरह होता। बनने में कितना टाइम लगता है। तो यदि इन चीज़ों को यदि हम सोचेंगे तो शायद भारत जैसे देश में जो संवैधानिक मान्यताएं वो कब खत्म गई होती, कब विद्रोह की भावना आ जाती यहाँ पर। क्यों वो समाज आज भी वहाँ पे कि भाई फिर से खिलाफत आएगी, फिर से मध्यकालीन समाज फिर से लेकर के आना है, फिर से यहाँ पर जो है खलीफा का शासन होगा। बगदादी जैसे लोग आके अपने आप को खलीफा बना देते हैं। तो ये आधुनिक विचारधारा नहीं है। क्यों? बराबरी का हक देना ही नहीं। साम दाम दंड भेद जैसे होगा वैसे होगा, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं। यदि आप इसके बात पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें सही नहीं रहेंगी। चलिए ख़त्म। अब बहुत सारे डिबेट हैं, चलो मैं आप लोगों के अभी डिबेट लास्ट में देखूंगा। कई लोग हैं जो अभी उनको और बहुत सारे इसको लेकर के समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए कहते हैं शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब धीरे धीरे समझेंगे तब आप सभी आयामों को पाएंगे। कहाँ है? आगे बढ़ें। कहाँ तक हो गया? सक्षम बनाते हैं। सामाजिक पूंजी के मुख्यतया 3 आयाम हैं। सामाजिक पूंजी के मुख्यतया 3 आयाम हैं। पहला है बॉन्डिंग। पहला है बॉन्डिंग अर्थात जुड़ाव। दूसरा है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग, अब मान लीजिए एक कोई शहर है, ये कोई शहर है, ये कोई शहर है, बीच में नदी है, दोनों शहरों को अलग करती है। हैं? ब्रिजिंग क्या करता है? दोनों को आपस में जोड़ता है। ब्रिजिंग का काम ये होता है, एक समाज ये है, दूसरा समाज ये है, यदि दोनों समाज के बीच में ब्रिजिंग ना हो तो
वर्ण व्यवस्था ने ब्रिजिंग का काम किया कि नहीं किया? कैसे किया? जो ब्राह्मण था कर्तव्य क्या दिया गया उसे कि तुम्हारा काम है समाज में पूजा पाठ कराना, कर्मकांड कराना, समाज को योग्य बनाना, उसे अच्छे सिद्धांत देना, अच्छे मूल्य देना, सदचरित्र की ओर समाज को ले जाना। देखिए ब्रिजिंग बता रहा हूं इसमें, इसको ये दायित्व दे दिया गया, समाज को शिक्षित करने का दायित्व दे दिया गया। पहले खुद शिक्षित हो और समाज को शिक्षित करे, ये तो एक इसका कर्तव्य था। क्षत्रिय को क्या दे दिया गया कि तुम्हारा काम है डिफेंस का, रक्षा करने का। तो ये रक्षा कार्य इसके लिए क्या हुआ? ब्रिजिंग का काम हुआ, इसकी रक्षा करेगा। ये इस पे निर्भर हो गया कि नहीं हो गया? ये इसको शिक्षित करेगा, ब्रिजिंग हुआ कि नहीं हुआ? मैं भी बता रहा हूं कहां पे गड़बड़ी हो गई। ये वैश्य का काम क्या दिया गया? सबका पेट भरने का काम दिया गया, व्यापार का काम दिया गया इसको, तो ये इसका भी व्यापार करेगा, ये इसका भी व्यापार करेगा, ब्रिजिंग हो गया, जुड़ गया समाज। शूद्र का काम क्या हो गया कि तुम्हें समाज की सेवा करनी है, ये ब्रिजिंग का काम हो गया, ठीक है, ये भी ब्रिजिंग का काम। ये आपका तो वास्तव में ये ब्रिजिंग बनाई गई। कब बनाई गई ये ब्रिजिंग? क्योंकि यदि ये मना कर दे अपने काम करने से, ये मना कर दे अपने काम करने से, यहां पे गड़बड़ कहां पे हुई? जब ये बोला गया कि ये चीज जन्म क्या, ये तो कर्म की बात हुई थी ना। यदि ये व्यक्ति शिक्षा करने के दायित्व को अपना लेता है तो ऑटोमेटिक इसका प्रमोशन कहां चला जाएगा? ये ब्राह्मण बन गया। हमने क्या बोला कि नहीं नहीं ये कैटेगरी अब फिक्स है, ये जन्म के आधार पे है, ये जन्म के आधार पे। इसने ब्रिजिंग तोड़ दिया, नहीं तो ब्रिजिंग क्लियर थी, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि खुद सोचिए, आप लोग अकेले सरवाइव नहीं कर रहे हैं, आपके पीछे ब्रिजिंग है, एक बहुत बड़ी ब्रिजिंग है जो आपको जिंदा रखे हुए। आपको लग रहा हो कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो समाज में ब्रिजिंग होना बहुत जरूरी है। जो समाज एक दूसरे से जुड़ाव नहीं रखेगा वो समाज कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। समझ रहे हैं बात को, है ना? तो हमें क्या करना है? ब्रिजिंग, सेतु का काम होना चाहिए, जोड़ना चाहिए, तब हम सामाजिक पूंजी में कन्वर्ट हो पाएंगे। एक समाज दूसरे समाज के लिए ब्रिजिंग हो जाए, ठीक। जैसे बिहार मान लीजिए पूरे भारत भर के लिए श्रम तो उपलब्ध करा रहा है ना, उपलब्ध करा रहा है कि नहीं करा रहा? वहाँ के लोग आकर के हर जगह पे, चाहे जो कंडीशन हो उनकी, श्रमिक के तौर पे काम करें, क्योंकि वहाँ पे उस राज्य के पास केवल श्रम ही है, उद्योग नहीं है। वो दूसरों को श्रम नहीं दे पा रहा, बल्कि बाकी सबको लेबर एक्सपोर्ट कर रहा। तो एक ब्रिजिंग है कि नहीं है? लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? एक टेंडेंसी में कि ये लोग यही करते हैं, ये टेंडेंसी गलत है। बस ये कहाँ पे आ गई? पूर्वाग्रह ने भेदभाव क्रिएट कर दिया। तो यदि पूर्वाग्रह नहीं होता तो क्या ये व्यवस्था गलत थी? कोई गलत नहीं था इसमें, लेकिन हमने क्या किया? पूर्वाग्रह बना दिया। हमने क्या किया? इसको पूर्वाग्रह में ले आए, ये इसको पूर्वाग्रह, भेदभाव के कारण ब्रिजिंग टूट गई, ठीक है। तो समाज का दूसरा काम है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग को लिखे, अर्थात दो से ज्यादा का नेटवर्क, दो से ज्यादा का नेटवर्क। तीसरा है लिंकेज, तीसरा है लिंकेज। लिंकेज का मतलब है अनुबंधन, अनुबंधन, अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब होता है जुड़ाव। एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी हुई है, अनुबंधित है। एक कड़ी टूटते ही बाकी का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना। तो लिखिए अगला इसी अनुबंधन, एक कड़ी का दूसरे कड़ी से जुड़ाव, एक कड़ी का दूसरी कड़ी से जुड़ाव। ठीक है। तो यदि एक जाति का दूसरे जाति के बीच में लिंकेज ना हो, एक जाति का दूसरे बीच के बीच में ब्रिजिंग ना हो, तो क्या होगा? खत्म हो जाएगी बात, है ना। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, तभी ये समाज चल रहा है। जिस दिन हमें एक दूसरे की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, ये समाज नहीं चलेगा। परिवार में भी लिंकेज होता है, परिवार में भी ब्रिजिंग होती है, परिवार में भी, क्योंकि परिवार एक सबसे छोटा समाज है आपका। जिस घर में ये खत्म हो जाता है वही घर टूट जाता है, बिखर जाता है। आप देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाता है, सब अलग हो जाते हैं। जिस घर में ये तीनों चीज़ें बनी रहती हैं वो घर
ठीक, दोनों की ग्रोथ डेवलपमेंट भी अलग तरीके की ही दिखेगी, है ना। चलिए आगे लिख लीजिए, कहाँ पे हैं? तीनों पॉइंट हो गए, बस इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें मैं अभी डिटेल से जब पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। अगला लिखिए सामाजिक सेवाएं। सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज, अभी डिटेल तो करना ही है, अभी तो हम शुरुआत में ही हैं। सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज, बताइए भाई सामाजिक सेवाएं क्या हैं? ये बड़ा कहते हैं ना, मैं सोशल सर्विस करना है मुझे, ये क्या है? डिफाइन करिए इसे। बताइए भाई, अब आप समाज सेवा बहुत बार बोलते हैं कि समाज सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। समाज में जो दुखी मतलब लाचार उनकी मतलब कुछ मदद करना, मदद करना सामाजिक सेवा है। और बताइए। मैं नहीं, हम की प्रतिक्रिया लाना। हम की प्रतिक्रिया लाना सामाजिक सेवा है। अच्छा, मतलब जैसे सर ऐसा ना हो कि सिर्फ अपने आप को ही लेना कि मैं अपने आप में ऊपर हूँ, मतलब अगर कोई मेरे साथ भी है तो उसको लेके हम में चलना होगा। हम में चलना, ये सामाजिक सेवा है, ये भी गलत नहीं है। और अपने हित को प्राथमिकता ना देकर सवाल, अरे अपने हित को प्राथमिकता नहीं देंगे तो हम दूसरे को कैसे दे पाएंगे? पहले समाज सेवा अपने आप से चालू होती है, पहले अपना हित, जब अपना पेट भरा होगा तभी दूसरे के पास थाली बहुत दे पाएंगे ना, तभी तो कहेंगे तुम भी खा लो, मेरा पेट भरा है, जब आप ही का पेट नहीं भरा है। अब मुद्दा यहाँ पे कि आपका पेट है कितना बड़ा, आपका भर ही नहीं रहा है, आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा हैं कि नहीं नहीं, अभी जब तक मुकेश अंबानी जितना बड़ा बंगला नहीं होगा तब तक तो अभी लूटना ही है। समाज सेवा को आसान भाषा में समझाना हो तो समाज सेवा का मतलब है ऐसी सेवाएं जो नागरिकों के जीवन को उन्नत बना दें। राज्य के द्वारा की जाने वाली ऐसी सेवाएं, ऐसी सर्विसेज जो नागरिकों के जीवन को उन्नत बना दे, सामाजिक सेवाएं हैं। ये किसके तहत है? राज्य के लिए सामाजिक सेवाएं, क्योंकि राज्य का हिस्सा बनना है। तो लिखिए पहली लाइन, जब कभी भी ये आएगा इथिक्स में, देखिएगा ये टर्म्स अभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आने वाला फ्यूचर इन्हीं का है। अभी हुए कितने साल इसके, ये सब पूछे जाएंगे। लिखिए ऐसी सेवाएं जो नागरिकों के जीवन स्तर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऐसी सेवाएं जो नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए राज्य की ओर से जुटाई जाती हैं, राज्य की ओर से जुटाई जाती हैं। इनमें उन सेवाओं का विशेष स्थान है, इनमें उन सेवाओं का विशेष स्थान है जिनका प्रबंध, इनमें उन सेवाओं का विशेष स्थान है जिनका प्रबंध निर्धन और निर्बल वर्गों के हित में किया जाता है, निर्धन और निर्बल वर्गों के हित में किया जाता है। जैसे कि असहाय बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, की स्वास्थ्य रक्षा तथा जनसाधारण के लिए सस्ती शिक्षा, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि की यथेष्ट व्यवस्था, यथेष्ट व्यवस्था। अगला है सामाजिक मानदंड, सोशल नॉर्म्स। सामाजिक मानदंड, बताइए ये क्या होते हैं? सामाजिक मानदंड, हर समाज के अपने कुछ मानदंड होते हैं, तो ये क्या है बताइए?
कैसे इसको परिभाषित करेंगे? नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? बोलिए। सामाजिक मानदंड बनाए गए हैं कुछ? क्या मानदंड है? आपने कुछ भी जो समझ में आए बोला करिए, बोलने से ही सीखोगे। बोलिए सामाजिक मानदंड, सोशल नॉर्म्स क्या हैं? क्या? एकता, जुड़ाव, ये सामाजिक मानदंड है। नहीं, जैसे मान लो आपका एक समाज है, आपका समाज है, इस समाज के कुछ नियम हैं, कुछ नियम है रहने के, है कि नहीं है? हर समाज के एक नियम होते हैं, है ना? जैसे कि एक नियम है विवाह करना है आपको, है कि नहीं है नियम? या फिर विवाह करने का तरीका क्या होना चाहिए? अब तो कई तरीके विकसित हो गए हैं, है कि नहीं है? हर समाज का अपने खुद की रीतियां बनाई गई हैं, परंपराएं बनाई गई हैं, प्रथाएं बनाई गई हैं। हो सकता है आपकी जो परंपराएं हो मेरी परंपराएं ना हो, आपकी जो रीतियां हो मेरी रीतियां ना हो, आपके जो नियम हो मेरे नियम ना हो। है ऐसा देश में? जहाँ भी आप देखेंगे तो हर समाज की अपनी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, मौलिक मान्यताएं हैं, अपने आप के कुछ त्यौहार हैं। उन नियमों को आपको मानना पड़ता है। वो नियम बनाए किस लिए जाते हैं? समाज की बेहतरी के लिए। अब जैसे कि आप देखिए आदिवासी समाज है हमारा, आदिवासी समाज के नियम हमसे नहीं मिलते हैं, ना उन नियम को आप फॉलो करना चाहते, लेकिन वो आपके नियम भी फॉलो नहीं करना चाहते, है ना? तो लिखिए इसके सामाजिक मानदंड क्या होते हैं, मतलब परिभाषित कैसे करेंगे। लिखिए सामाजिक मानदंड समाज द्वारा अनुमोदित, यानी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त। सामाजिक मानदंड समाज द्वारा अनुमोदित, अनुमोदित समझ रहे हैं ना, जिसको समाज क्या करे? मान्यताएं दे। सामाजिक मानदंड समाज द्वारा अनुमोदित वे नियम या प्रतिमान हैं, वे नियम या प्रतिमान हैं जो समाज के लोगों के व्यवहारों का दिशा निर्देशन करते हैं। का दिशा निर्देशन करते हैं। समाज में विपथगामी व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। समाज में विपथ मतलब जो समाज के लिए गलत रास्ता है। वे समाज के विपथगामी व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। विपथगामी व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं। सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं। सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं। ये किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव बनाते हैं। व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव बनाते हैं। किसी विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति में, किसी विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार उपयुक्त है, किस प्रकार का व्यवहार उपयुक्त है, इसका निर्धारण सामाजिक मानदंडों के द्वारा ही होता है। किसी विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार उपयुक्त है, इसका निर्धारण सामाजिक मानदंडों द्वारा ही होता है। सामाजिक मानदंडों द्वारा ही होता है। जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं
जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं आदि सामाजिक मानदंडों के ही विभिन्न रूप हैं। आदि सामाजिक मानदंडों के विभिन्न रूप हैं। सामाजिक मानदंडों के विभिन्न रूप हैं। प्रत्येक मानदंड के साथ दंड एवं पुरस्कार की अवधारणा भी जुड़ी रहती है। प्रत्येक मानदंड के साथ दंड एवं पुरस्कार की अवधारणा भी जुड़ी रहती है। जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं आदि सामाजिक मानदंडों के विभिन्न रूप हैं। प्रत्येक मानदंड के साथ दंड एवं पुरस्कार की, क्लियर, सामाजिक मानदंड अब परिभाषित कर लेंगे। अगला है सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू। ये क्या है? सोशल वैल्यू के बारे में बताइए भाई। बताइए, मैंने मूल्य तो बताए हुए हैं ना आप लोगों को कि मूल्य क्या है। मूल्य तो मैंने बेसिक क्लास पहली दूसरी क्लास में बताया है। बताइए क्या है सामाजिक मूल्य, क्या है मूल्य, क्या है? अच्छा, मूल्य क्या है यही बता दो। परिभाषित करो आप, मुझे एग्जाम्पल नहीं चाहिए। मूल्य क्या है? वैल्यू क्या है? वैल्यू मूल्य वो हैं जो आपकी वैल्यू बढ़ा दे, जो आपकी कीमत को बढ़ा दे, वो मूल्य हैं। लेकिन आपकी कीमत को कौन बढ़ा दे? मूल्य वे हैं जिन्हें आप धारण करना चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपके लिए वांछनीय हैं, जिनको धारण करने के बाद आपकी कीमत समाज में बढ़ जाएगी, वही तो मूल्य हो सकते हैं। समझ रहे हैं? मूल्य क्या है? जो आपको दिशा निर्देशित करें, जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने में सहायक हों, जो आपको मार्गदर्शित करें, वही मूल्य है ना, आसान भाषा में। और क्या है मूल्य? और क्या है मूल्य बताइए? जो आपको निर्देशित करे, जो आपको गाइडेड करे, वही मूल्य है। और क्या है मूल्य? कुछ और है मूल्य? तो जो समाज को मार्गदर्शित करे वो सामाजिक मूल्य, जो समाज के लिए वांछनीय हो वो सामाजिक मूल्य, जो राष्ट्र के लिए वांछनीय हो राष्ट्रीय मूल्य, जो राष्ट्र के लिए अच्छा हो राष्ट्रीय मूल्य, जो परिवार के लिए अच्छा हो पारिवारिक मूल्य, जो परिवार के लिए वांछनीय हो पारिवारिक मूल्य, जो सिविल सेवा के लिए वांछनीय हो सिविल सेवा के मूल्य। आसान है, सब में एक ही चीज़ जोड़ देनी है। जो हमें मार्गदर्शित करे, जो हमारे लक्ष्य तक हमें ले जाए, जो सबके लिए अच्छा हो, वही मूल्य है। मूल्य मतलब क्या है? वैल्यू, कीमत। जो जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी कीमत होगी उसकी, उतनी अच्छी वैल्यू होगी। अभी साथ जैसे ही आईएएस में क्या होता है, पीटी क्वालिफाई होने के बाद वैल्यू लगने लगती है। मेंस के बाद भी एक दो चेक आने लगेंगे रिश्ते। इंटरव्यू के बाद, सिलेक्शन के बाद तो चेक ही चेक आएंगे आपके पास। क्यों? कीमत बढ़ती जा रही है, आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। वैल्यू समझ रहे हैं? वो है, लेकिन वो भौतिक वैल्यू है। वो कैसी वैल्यू है? भौतिक। उसका कोई महत्व नहीं है। हर चीज़ की इसकी एक भौतिक वैल्यू है, इसकी एक भौतिक वैल्यू है। ये भौतिक वैल्यू है। ये वैल्यू आज ज़्यादा है, कल कम हो जाएगी, पता चला ख़त्म हो जाएगी। रेस्पेक्ट है। लेकिन जो मूल्य हैं, जिन मूल्यों से आपका भला हो, आपका नैतिक उत्थान हो, वो मूल्य आपके लिए अच्छे हैं। आपका जो मूल्य आपका नैतिक उत्थान करें, ठीक है? तो लिखिए, पहले सामाजिक मूल्य लिख रहे हैं। मूल्य मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग गजनी वाली हालत है क्या? फिर क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए ना। बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? मूक बधिर तो है नहीं, गूंगे बहरे बैठे हों। यदि भगवान ने जबान दी है तो पटको उसे, उसको उसमें भी नहीं, मेरा ज्ञान मेरे पास ही रहना चाहिए। अरे दो भाई, सबको दो, थोड़ा बहुत इधर भी है। बोलना सीखिए। आप लोग बोलते नहीं हैं, जानते सब कुछ है, बोलने में डरते रहते हैं।
सही है, कोई गलत नहीं बोलते, जो आता है, जो समझ में आता है बोलना चाहिए, समझ रहे हो ना। लिखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से जो वांछनीय हो, सामाजिक दृष्टिकोण से जो वांछनीय हो, समाज में हम जिनको प्राप्त करना चाहते हो, समाज में हम जिनको प्राप्त करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए परिवार में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि परिवार में शांति रहे, चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं कि नहीं चाहते, बताइए। चाहते रहें। आप चाहते हैं कि परिवार में एकता रहे, सब एक रहें। आप चाहते हैं कि परिवार में संगठन रहे। आप चाहते हैं कि परिवार का विकास हो, है ना। तो ये सब क्या है? ये सारे मूल्य कैसे मूल्य होंगे? पारिवारिक मूल्य होंगे। राष्ट्र के लिए आप क्या चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र कैसा रहे? वो राष्ट्र के लिए मूल्य। अपने लिए क्या चाहते हैं? अच्छा, अपने लिए क्या चाहते हैं आप? आप क्या चाहते हैं? अपनी क्या आपके खुद के गोल होंगे ना। तो जो आप अपने लिए चाहते हैं वैसे मूल्यों को धारण करना पड़ेगा। यदि आप धारण दूसरे मूल्य के हैं तो आपको वही मिलेगा। जो आप चाहते हैं वो मूल्यों को आपको अपने अंदर अग्रसारित, अपने अंदर, तो जो आपके लिए सही है वही मूल्य और कुछ नहीं। तो लिखिए, जो सामाजिक दृष्टिकोण से वांछनीय है, जिनको हम समाज के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी ओर अग्रसारित होना चाहते हैं, जिनकी ओर अग्रसारित होना चाहते हैं, वे सामाजिक मूल्य हैं। वे सामाजिक मूल्य हैं। जैसे हम अपने समाज के लिए क्या चाहते हैं? क्या पुरुष महिला के बीच में बराबरी हो कि नहीं हो? हमारा समाज कैसा हो, जहाँ महिला पुरुष बराबर की स्थिति रखते हो या फिर भेदभाव हो? तो हम पहला मूल्य चाहते हैं कि हमारे समाज का पहला मूल्य है लिंग समानता। लिखिए एग्जाम्पल में, जैसे लिंग समानता, दूसरा अपने से बड़ों की इज्जत करना, अपनों से बड़ों की इज्जत करना, ठीक है। अब ये बताइए, सामाजिक मूल्यों की स्थापना होगी कैसे? हमारा लक्ष्य क्या है? सामाजिक मूल्य है। लक्ष्य क्या है? सामाजिक मूल्य हमारे टारगेट हैं। लेकिन इनको प्राप्त करने का साधन क्या है? साधन क्या है? ये तो साध्य हो गया, साध्य हो गया। ये हम प्राप्त कैसे करेंगे? साधन क्या है? आप चाहते क्या हैं कि लिंग समानता हो, आप ये चाहते हैं, ये मूल्य आप चाहते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा ना प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? कुछ नियम बनाने पड़ेंगे समाज में, कुछ सामाजिक मानदंड बनाने पड़ेंगे। मानदंड मतलब आपकी प्रथाएं कैसी होनी चाहिए, आपकी मान्यताएं कैसी होनी चाहिए, जो लिंग समानता को बढ़ावा दे। आपके नियम कैसे होने चाहिए, जो लिंग समानता को बढ़ावा दे। यानी कि जो मानदंड होते हैं वो मूल्यों की प्राप्ति के साधन होते हैं। जैसे कि आप अपने लिए कुछ चाहते हैं, आपके मूल्य, ठीक है, आपके खुद के वैल्यू कुछ यहाँ पे हो सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो ये लक्ष्य है आपका, साध्य है। साधन क्या है? आपको वैसे नियम बनाने पड़ेंगे जो उनकी प्राप्ति करना चाहता, जो उनकी प्राप्ति में सहायक होना चाहता। तो आपको जो मानदंड होते हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति के सहायक होते हैं, ठीक। तो ये भी बात लिख लीजिए, ताकि यदि कभी पूछता है कि सामाजिक मानदंड वर्सेस सामाजिक मूल्यों में क्या समानता है, क्या रिलेशन है, तो आप लिख सकें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो आगे लिखिए, सामाजिक मूल्य मानव व्यवहार को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। सामाजिक मूल्य मानव व्यवहार को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ सामाजिक आदर्श एवं उद्देश्य भी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ सामाजिक आदर्श एवं उद्देश्य भी स्थापित करते हैं।
साथ ही साथ सामाजिक आदर्श एवं उद्देश्य भी स्थापित करते हैं। इस रूप में सामाजिक मूल्य साध्य हैं। इस रूप में सामाजिक मूल्य साध्य हैं, जबकि सामाजिक मानदंड इनकी प्राप्ति के साधन हैं। सामाजिक मानदंड इनकी प्राप्ति के साधन हैं। इनकी प्राप्ति के साधन हैं। ठीक है, नो डाउट, क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे कुछ टर्म्स और देख लेते हैं। अगला लिखिए, वैयक्तिक नैतिकता, पर्सनल एथिक्स। वैयक्तिक नैतिकता, यदि ये आ जाता है कि भाई ये क्या होती है वैयक्तिक नैतिकता, बताइए, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है इसमें। एक होती है प्रोफेशनल एथिक्स, है ना, एक होती है वैयक्तिक एथिक्स, आपकी खुद की नैतिकता क्या है, और दूसरा जिस संगठन में काम कर रहे हैं, जिस लिए काम कर रहे हैं, उसकी नैतिकता क्या है। तो बताइए, वैयक्तिक नैतिकता बताइए आप लोग। परिवार में कुछ होता है, यहाँ परिवार कहाँ से आ गया? वैयक्तिक नैतिकता मतलब खुद की पर्सनल एथिक्स की बात हो रही है। नहीं, समाज के मानदंडों को यहाँ से हटाइए। वो तो आपको निर्देशित कर रहे हैं कि आपको कैसे मानदंड बनाने चाहिए। यहाँ पे खुद के मानदंडों की बात है। हमारे कई बार होता है कि समाज के मापदंड कुछ और होते हैं, हमारे मापदंड कुछ और हैं। कई बार हमारे सामाजिक मानदंडों से हम, है ना, बहुत अंतर रखते हैं। मान लीजिए आप किसी अशिक्षित समाज में रह रहे हैं, जो समाज में शिक्षा का स्तर ज़्यादा अच्छा नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे अंधविश्वास हैं, रूढ़ियाँ हैं। आप ही घर में कई बार होता है कि आप बीमार हो गए तो माता पिता क्या करने लग जाते हैं, झाड़ फूँक करने लग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं 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 इसको थोड़ा सा फूँक डलवा दो, है ना। लेकिन अब आप किस माहौल से हैं, आप तार्किक व्यक्ति हैं, आपको नहीं समझ में आती ये चीज़ें, तो आपके मापदंड अलग हो गए, है ना। कई बार होता है, कई अभी समाज ऐसे हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं, कई समाज हैं जो हम इनको रिजेक्ट करते हैं, सही नहीं है। आपके खुद के जो मूल्य हैं, अब खुद के मूल्य कहाँ से बनाएंगे आप? खुद के मूल्य कौन बनाएगा? आपका परिवेश, आपका समाज, आपकी शिक्षा, जहाँ पे आप रह रहे हैं, ये सब मिलके आपके अनुभव इन मूल्यों को बनाएंगे। तो पर्सनल एथिक्स लिखिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में हम जिन मूल्यों और मापदंडों को स्वीकार करते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में हम जिन मूल्यों एवं मानदंडों को स्वीकार करते हैं एवं उनका आचरण करते हैं, उसे वैयक्तिक नैतिकता कहते हैं। उसे वैयक्तिक नैतिकता कहते हैं। इसमें स्वेच्छा का भाव होता है। इसमें स्वेच्छा का भाव होता है। बाध्यकारी होते हैं क्या ये? प्रोफेशनल एथिक्स बाध्यकारी होती है कि नहीं? किसी संगठन में जाके काम करोगे तो उस संगठन के नियम कानून बाध्यकारी होंगे, खुद के बाध्यकारी होते हैं कि नहीं? अपनी खेती अपने हिसाब से जो करना है करो। आज ये मान रहे हो, कल दूसरा मान लो, परसों तीसरा मान लो, और इसी कारण से बदलती भी रहती है चीज़ें। तो ये स्वैच्छिक होते हैं, व्यक्तिगत मान, लिख लीजिए, ये इसमें स्वेच्छा का भाव होता है। परिणाम स्वरूप, अब ये स्वेच्छा के भाव के कारण जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं, आप सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप इस संगठन में बैठे हैं, एक संस्था में बैठे हैं, यहाँ के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, एक टाइमिंग हमने बना दी है, इस टाइम में ये क्लास होगी, इस टाइम में ये क्लास होगी। क्लास में बैठने का एक मानक है, एक आचरण है ना, एक कोड है, तो हम उसका अनुपालन कर रहे हैं, सब कर रहे हो। लेकिन व्यक्तिगत मापदंडों में इनके अलग होंगे, आपके अलग होंगे, उनके अलग होंगे, उनके अलग होंगे, उनके अलग होंगे। तो इसीलिए जो व्यक्तिगत मापदंड होते हैं या पर्सनल एथिक्स होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, ठीक है। अब आप लोग क्या कहो? आप लोग कहो नहीं नहीं एथिक्स की क्लास रात को 12 बजे चलनी चाहिए, चलेगी क्या? ये संगठन तय करेगा कितने बजे क्या होगा। आप कहें एथिक्स की क्लास सुबह 9 बजे होनी चाहिए, ये आप तय करेंगे क्या?
नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये प्रोफेशनल इथिक्स है। यहाँ पे एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है। पर्सनली आपके ऊपर है, आप रात 12 बजे नहाएं या सुबह 4 बजे नहाएं या ना नहाएं। चल रहा है, ठंडियाँ हैं, अपने मूल्य, अपना वैल्यू। आप ब्रश करके खाएं या बिना ब्रश करके खाएं, आप पूजा करके खाएं पिएं या ना खाएं। आपके माता पिता को हो सकता है कि वो बिना पूजा किए खाते ही ना हो, बिना नहाए हो, सुबह आप घूमने जाएं या सोते रहें, आपके खुद के मूल्य हैं वो, आप उन्हें करिए। लेकिन जब आप किसी संगठन के साथ जुड़ते हैं तो उसके मूल्यों को आपको मानना पड़ता है, वो बाध्यकारी होते हैं, उसमें स्वेच्छा का भाव नहीं होता है। जब समाज में आप बैठते हैं तो समाज में आपको कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, वहाँ पे स्वेच्छा का भाव नहीं होता, नहीं तो समाज आपको रिजेक्ट कर देगा। वो भी आपके बाध्यकारी नियमों की तरह होते हैं। आपको रीतियाँ परंपराएं वो सब माननी पड़ती हैं, लेकिन व्यक्तिगत नियम आपके खुद के होते हैं। तो लिख लीजिए, परिणाम स्वरूप विभिन्न व्यक्तियों में इस संदर्भ में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न व्यक्तियों में इस संदर्भ में भिन्नताएं दिखाई देती हैं। क्लियर? ऑल क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलो अगला है व्यावसायिक नैतिकता, प्रोफेशनल इथिक्स। अभी तो समझ में आ ही गई होगी, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, प्रोफेशनल इथिक्स लिखिए। किसी संस्था, संगठन या व्यवसाय के सदस्यों में, किसी संस्था, संगठन, व्यवसाय के सदस्यों के कार्य व्यवहार को नियमित और निर्देशित करने हेतु मूल्यों, सिद्धांतों एवं दिशा निर्देशों की व्यवस्था, मूल्यों, सिद्धांतों एवं दिशा निर्देशों की व्यवस्था व्यावसायिक नैतिकता है। व्यावसायिक नैतिकता है। इससे व्यवसाय में अनुशासन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बोध का बढ़ावा मिलता है। इसमें व्यवसाय में अनुशासन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बोध को बढ़ावा मिलता है। क्लियर? क्लियर हो गया? समझ में आ गया ये? तो 2 टर्म्स आपके ये भी क्लियर हो गए। यदि लिखने को आएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप लिख पाएंगे। अगला मैंने वो बता दिया है, काफ़ी चीज़ें तो हो गई। अब एक बार थोड़ा सा बैठ के क्लियर कर लेते हैं कि अब कितना हो गया, कितना बचा है। विवेकशीलता लिखवा चुका हूँ शायद, नहीं लिखवाया? लिखिए। हाँ, समझाया था मैंने। हाँ, विवेक और संवेग के बारे में बताया था। तो लिख लीजिए, अगला डालिए विवेकशीलता। बताइए भाई, विवेकशीलता क्या होती है? ये तो जानते ही होंगे। किसी परिस्थिति में सोच समझ के निर्णय लेना। हाँ, ये भी सही है। और विवेकशीलता में ऑब्जेक्टिविटी का कितना रोल है? ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का कितना रोल है? क्या विवेकशीलता सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना है? नहीं है। क्या विवेकशीलता तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर स्वयं के द्वारा चीज़ों को परखा जाना है ना? कोई भी यदि घटना हुई और उसमें आपको निर्णय लेने के लिए बोला गया तो आप क्या करेंगे? पहले उसके फैक्ट चेक करेंगे कि इसका डेटा क्या है, और आप सिचुएशंस को देखेंगे। इसके बाद उसको आप अपने विवेक के आधार पे कहेंगे कि ये सही है या गलत है, या उसको लेकर जो आपको निर्णय लेना होगा उसे आप करेंगे। तो लिखिए विवेकशीलता के बारे में। लिखिए, प्रत्येक घटना तथा विचार
प्रत्येक घटना तथा विचार को तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर स्वयं परखा जाना चाहिए एवं सुनी सुनाई बातों पर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। पूर्वाग्रह आधारित न होकर विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। पूर्वाग्रह आधारित न होकर विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। दूसरों के विचारों को गंभीरतापूर्वक सुनना। दूसरों के विचारों को गंभीरतापूर्वक सुनना। दूसरों के विचारों को गंभीरतापूर्वक सुनना एवं कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उन पर ध्यान देना। अविश्वास एवं अतिविश्वास से बचना। ठीक है, ये हो गया आपका विवेकशीलता। सर निर्णय लेने से पूर्व ध्यान देना, उसके बाद कहाँ पर है? निर्णय लेने से पूर्व ध्यान देना। अविश्वास एवं अतिविश्वास से बचना। अगला लिखिए दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। ये आपके पॉलिटी के टॉपिक में भी आता है ये नाम। दो चीज़ें होती हैं, एक प्रेशर ग्रुप होता है, एक होता है इंटरेस्ट ग्रुप। बताइए क्या होता है? अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है, क्या एक प्रेशर ग्रुप है? दबाव समूह है? सरकार के ऊपर कोई दबाव बना रहा है? ये बना रहा है? यही है प्रेशर ग्रुप। कोई दबाव समूह का मतलब ये है कि जब आपके हित खतरे में आ जाएं तो आपके समान हितों को रखने वाले लोगों का संगठन हो करके एक साथ राज्य के ऊपर दबाव बनाकर अपने हितों को पूरा करा देना। अपने हितों की पूर्ति के लिए राज्य पर दबाव बनाना ही दबाव समूह है। और क्या है दबाव समूह? हित समूह क्या है? जैसे कि व्यापारियों का मंडल होता है, वो मतलब व्यापार अपना हित देखते हैं, यहाँ भी सुविधाएं मिले बाजार में। देखो हित समूह क्या होता है? हित समूह अलग चीज़ है और दबाव समूह अलग चीज़ है। दबाव समूह का काम होता है कि जब कोई समस्या आती है और आपके हित टकराते हैं, प्रत्येक हित समूह दबाव समूह नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए इन्होंने सही बोला, जैसे यहाँ पे व्यापार है, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, गाजियाबाद का एक व्यापार मंडल होगा, आपस में सब जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, एक पूरा व्यापार मंडल इनको सर्टिफिकेट भी देता है। क्यों? इनके आपसी इंटरेस्ट हैं, हित है। लेकिन क्या ये कोई दबाव समूह है? अभी नहीं है, बन जाएंगे जब इनके हितों पर कोई ऐसा कार्य होगा। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट ग्रुप। लेकिन दबाव समूह का काम होता है कि जब राज्य उनके हितों को किसी भी तरीके से विनिष्ट करने का काम करे तो वो एक साथ खड़े हो। जैसे मजदूर यूनियन है ना, जब मजदूरों को ऐसा लगता है कि श्रमिक कानूनों में कोई गड़बड़ हो रही तो वो सामने खड़े हो जाते हैं। रेलवे के कर्मचारी जब उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़, वो भी हड़ताल में चले जाते हैं। अभी बैंकों का विलय का मामला था तो बैंकों के कर्मचारी वो अपना जो है ना, तो लिखिए, पहले लिखिए दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, दोनों में लिखेंगे, दोनों में अंतर समझेंगे। देखिए दबाव समूह ऐसे गैर राजनीतिक संगठन हैं, दबाव समूह ऐसे गैर राजनीतिक संगठन हैं जो अपने सदस्यों के सामान्य हितों को साधने एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित रूप से
सरकार की नीतियों व निर्णयों को प्रभावित कर, सरकार की नीतियों व निर्णयों को प्रभावित कर अपना काम करवाते हैं, अपना काम करवाते हैं। जैसे व्यापारिक संघ, मजदूर संघ, किसान संघ, धार्मिक समूह, छात्र संघ, जाति समूह, भाषा समूह आदि। दूसरा डालिए हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप लिखिए इसमें, दबाव इनको इसमें लिखिए, संगठित रूप से लोगों का ऐसा समूह, संगठित रूप से लोगों का ऐसा समूह, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दबाव समूह और हित समूह में। संगठित रूप से लोगों का ऐसा समूह या समुदाय जो कि साझा हितों की प्राप्ति या संवर्धन या रक्षा के लिए, जो कि साझा हितों की प्राप्ति या संवर्धन या रक्षा के लिए सदस्यों को एकजुट बनाए रखते हैं, सदस्यों को एकजुट बनाए रखते हैं, वे हित समूह कहलाते हैं, वे हित समूह कहलाते हैं। वे हित समूह कहलाते हैं। सामान्यतः हित समूह तथा दबाव समूह को एक समान ही माना जाता है। सामान्यतया हित समूह तथा दबाव समूह को एक समान ही माना जाता है, किंतु इनमें कुछ भेद हैं, किंतु इनमें कुछ भेद हैं, किंतु इनमें कुछ भेद हैं। प्रत्येक हित समूह दबाव समूह नहीं होता है। प्रत्येक हित समूह दबाव समूह नहीं होता है। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा अंतर मैं आपको 5 पॉइंटों में डिस्कस करूंगा। जो हित समूह होते हैं ये औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, ठीक है। औपचारिक रूप से समझ रहे हैं। औपचारिक का मतलब है बाकायदा एक नियम कानून के माध्यम से एक रेगुलेशन होता है इनका। लेकिन दबाव समूहों का कोई भी रेगुलेशन नहीं होता है। अब किसान आंदोलन है, आप खुद जाके बैठ जाइए, क्योंकि ये अभी दबाव समूह के तौर पे काम कर रहा है। जब किसान संघ की बात आएगी तो उसका एक नियम कानून है, लेकिन जब दबाव समूह की बात आती है तो दबाव समूह में कोई औपचारिक नियम नहीं होते। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन ये पूर्णतया कठोरता के साथ ये काम करता है। दबाव समूह जो होता है पूरी तरीके से उसको पता है कि मुझे क्या चीज़ राज्य से करवानी है, क्या मनवाना है राज्य से। वो बिल्कुल निर्दय, वो बिल्कुल गाइडेड होता है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है, जो हित समूह होता है वो अपने हितों को ही प्रमुखता देता है, ठीक है। दबाव समूह क्या होता है कि वो राज्य के ऊपर किन चीज़ों को लेकर दबाव बनाना चाहता है केवल उस पर बात करता है वो, ठीक। तीसरी चीज़, जरूरी नहीं है कि हित समूह राज्य के ऊपर दबाव दे या ना दे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो दबाव समूह जब बनता है तो दबाव समूह राज्य के ऊपर दबाव डालता ही है कि मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए ही चाहिए। जब जीएसटी की बात आई थी तो पूरा व्यापारिक संघ दबाव समूह में बदल गया था,
कि अब आपको जीएसटी वापस लेना चाहिए या इसमें आपको, या जितनी राज्य सरकारें थी ये भी दबाव समूह बन गई थी। क्यों? क्योंकि इनके हित टकराने लग गए। क्या हित टकराने लग गए? जीएसटी को लेकर। जीएसटी को इतना लंबा समय क्यों लग गया पास होने में? राज्यसभा से पास ही नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि राज्य सरकारों के अपने खुद के कुछ प्रॉब्लम, तभी करना पड़ा। जीएसटी से कई चीज़ों को एग्जम्प्टेड लिस्ट में रखना पड़ा। शराब पे जीएसटी नहीं है, उस पर राज्यों का भी अपना खुद का राइट है। तो बहुत सारी चीज़ों को क्या किया उन्होंने? एग्जेम्प्टेड किया, राज्य की उन समस्याओं को दूर किया। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक। और क्या हो सकता है? जो हित समूह होते हैं उनका नरम दृष्टिकोण होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने हितों को ही संवर्धित कर रहा है। कोई भी हित समूह कभी भी दबाव समूह बन सकता है। और दबाव समूह क्या होता है? कुछ समय के लिए ही होता है। जैसे ही उसकी समस्या का समाधान होता है वो खत्म हो जाता है। अभी जैसे किसान है, इनकी समस्याओं का समाधान इनको मिल जाएगा, खत्म। किसमें बदल जाएगा? हित समूह में। हित समूह के, अब जिस किसान है, किसान के अपने खुद के हित हैं। क्या हित हैं उनके खुद के? बीज को लेकर हित हैं, है ना, उर्वरक को लेकर हित हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं उसको बेचने को लेकर के हित हैं। तो उससे वो जुड़े हुए हैं। आपस में ही एक किसान यूनियन बना रखा है, उस यूनियन से जुड़े हुए हैं। मजदूरों के खुद के हित हैं कि काम करने का समय कितने घंटे का होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, वो हित है, आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन राज्य कोई ऐसा कार्य कर दे कि उनके हित खत्म होने लगे तो क्या करेंगे? आपस में दबाव समूह में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कोई भी हित समूह कभी भी दबाव समूह बन सकता है। और दबाव समूह तब तक रहता है जब तक उसका, जैसे ही उसकी समस्या का समाधान हुआ, दबाव समूह टूट जाता है। तो हित समूह तो एक लंबी अवधि तक बने रहते हैं, दबाव समूह एक क्षणिक समय के लिए बनते हैं। ठीक है। हित समूह हमेशा डिफेंसिव होता है, अपने हितों की सुरक्षा करने की बात करता है। लेकिन जो दबाव समूह होता है ये अपने हितों की सुरक्षा तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ ये राज्य के ऊपर अनावश्यक दबाव भी बना के रख देते हैं। अब जैसे आप देखेंगे सीए और एनआरसी को लेकर जिस तरीके से विदेश में विरोध हुआ, शाहीन बाग में, दुनिया भर में लंबे समय से, तो ये प्रोत्साहनकारी होता है। अब जैसे कैसे प्रोत्साहनकारी है? जैसे किसान यूनियन, किसानों ने यहाँ पे चालू किया, अब ये धीरे धीरे आंदोलन बड़ा होता चला जाएगा। देश के अन्य हिस्सों के किसान भी इनके साथ जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है। सिर्फ दिल्ली भर में आंदोलन नहीं होगा, वो आंदोलन का बिखराव अन्य राज्यों में भी दिखना शुरू हो जाएगा। हर जगह के किसान यूनियन आगे आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन हित समूह में क्या होता है? अपने क्षेत्र भर में वो सक्रिय रहता है, प्रोत्साहनकारी नहीं होता वो। लेकिन दबाव समूह हमेशा प्रोत्साहनकारी होता है। छात्र संगठन यदि दिल्ली में आंदोलन करने लग गया तो फिर यही आंदोलन आपको प्रयागराज में भी दिखेगा, यही आंदोलन आपको पटना में भी दिखेगा, ये प्रोत्साहनकारी होता है। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हैं? और जैसे ही एक जगह से आंदोलन टूटा, फिर असहयोग आंदोलन क्या था? एक दबाव समूह था। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक दबाव समूह था जिसमें विभिन्न एक साझा हितों के लोग जुड़े हुए थे। हित क्या था? देश को आजाद कराने का। लेकिन कभी भी एक दबाव समूह में कई सामान्य हितों के लोग जुड़े हो सकते हैं। एक क्यों? जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जिसके फादर किसान है और पुत्र जो है हो सकता है डॉक्टर हो, पुत्र हो सकता है कि आपका मेडिकल लाइन में हो, पुत्र हो सकता है आर्मी में हो, पुत्र हो सकता है शिक्षक में हो, लेकिन है तो किसान का बेटा। लेकिन उसका व्यवसाय बदल गया है, उसका प्रोफेशन वो इंडियन आर्मी में है, उसका प्रोफेशन वो शिक्षक है, उसका प्रोफेशन वो मेडिकल लाइन पे है, उसका तो किसानी व्यवसाय नहीं हुआ ना, लेकिन उसके फादर हैं। तो दबाव समूह में, लेकिन वो दबाव समूह में सम्मिलित हो गया। अभी आप देख रहे हैं कई सारे राजनेता जा रहे हैं, दबाव समूह का हिस्सा बन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आपने देखा होगा अभी कल परसों, इसके पहले आपने देखा होगा ये भीम आर्मी के प्रमुख पहुंच गए। ये किसान हैं, ये तो नेता हैं। तो क्योंकि उनके अपने खुद के हित हैं। तो दबाव समूह में कई हितों के लोग जाकर के दबाव समूह का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जो हित समूह होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें साझा हित के लोग ही रहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? बुद्धि खुल रही है दोनों को लेकर के? तो ये आपको इतनी चीज़ें दिमाग में रखना चाहिए। लिख लीजिए आगे। हित समूह सरकार पर नीतिगत दबाव बनाए यह आवश्यक नहीं है। हित समूह सरकार पर नीतिगत दबाव बनाए यह आवश्यक नहीं है।
ठीक है, कितना हो गया? काफ़ी हो गया मेरे ख्याल से। कल लास्ट है इसका बेसिक्स का। कल क्लास के बारे में थोड़ा सा